नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस के साथ मैं हूं अनुपम और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, जहां पर जल्द जारी हो सकता है कुंभ का नोटिफिकेशन। 1 जनवरी से तैनात होगी पैरामिलिट्री फोर्स। 11 मार्च को कुंभ का पहला शाही स्नान है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व स्नान है। कोरोना के खतरे के बीच में कुंभ का आयोजन चुनौती है। हरिद्वार के व्यापारी संत भव्य आयोजन की मांग कर रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त, जल्द कुंभ का नोटिफिकेशन जारी होगा। 11 मार्च को कुंभ का पहला शाही स्नान है और कोरोना के खतरे के बीच में कुंभ कराना भी एक चुनौती है। और बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। दीपांकर, जाहिर तौर पर कोरोना के खतरे को देखते हुए कुंभ को आयोजित कराना, व्यवस्थाओं को करना बड़ा चुनौतीपूर्ण सरकार के लिए है, लेकिन इस सबके बीच में सरकार की तैयारी कैसी है और नोटिफिकेशन कब जारी हो सकता है? बिल्कुल अनुपम, आमतौर पर जो 2010 का जो कुंभ था उसका नोटिफिकेशन 1 जनवरी को लागू हुआ। चाहे अर्धकुंभ हो चाहे महाकुंभ हो, दोनों के नोटिफिकेशन 1 जनवरी को लागू होते हैं। और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक अब सिर्फ 1 से 2 दिन के वक्त बचा है। जब नोटिफिकेशन जारी होगा तब फिर तय होगा कि कितने सेक्टर बनेंगे, कितने सब सेक्टर बनेंगे, कितने जोन में हरिद्वार बटेगा, कहाँ तक मेला क्षेत्र होगा, वहाँ व्यवस्थाएं किस तरीके की होंगी, वहाँ प्रोटोकॉल किस तरीके का होगा, किस तरह की पाबंदियां होंगी, किस तरह की रियायतें मिलेंगी, ये सारी चीजें नोटिफिकेशन के बाद तय होंगी। और 1 जनवरी से जो सेंटर से पैरामिलिट्री फोर्सेज मांगी गई थी, जिसको गृह मंत्रालय की मंजूरी मिल चुकी है, 1 जनवरी से वो भी डिप्यूट होने शुरू होंगे अपनी अपनी ड्यूटीज पे। उत्तराखंड पुलिस अपने जवानों की ड्यूटी वहां पर तैनात करेगी। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल अभी यही है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है और एक जो नए स्ट्रेन की बात आ रही है और स्थितियां अभी भी उत्तराखंड में केसेस सामने आ रहे हैं कोरोना के, तो ऐसे में कुंभ की तैयारियां करना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि सरकार का यह कहना है कि साल 2021 का जो कुंभ होगा वो कुंभ एक अलग तरीके का होगा, कोरोना के खतरे के बीच होगा, कोरोना की गाइडलाइंस के मद्देनजर होगा। लेकिन संतों का कहना है कि कुंभ उसी तरीके से होना चाहिए जैसे साल 2010 में हुआ था। लेकिन सरकार ने, जो प्रवक्ता है मुन्ना सिंह चौहान, उन्होंने मुख्यमंत्री की तरफ से बात साफ कर दी थी कि साल 2021 का कुंभ 21 के तरीके से होगा, क्योंकि वैसी स्थितियां नहीं है जैसे साल 2010 में थी। और खुद अनुपम, आपने 2019 का प्रयागराज का कुंभ कवर किया था, तो आपको अंदाजा होगा किस तरह की भीड़ कुंभ में जुटती है। तो एक बड़ा आयोजन होता है, तो ऐसे में एक चुनौती जरूर है। और अब बहुत कम वक्त बचा है, तो 20 फरवरी वो तारीख है जब बैठक होगी अखाड़ा परिषद और सरकार के बीच, और तब तय होगा कि कुंभ का स्वरूप 2021 में किस तरीके का होगा। अनुपम, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम देखते हैं कुंभ की तैयारियों को, इससे पहले जो भी कुंभ आयोजित हुए उनके सफल आयोजन को, तो अब वक्त बहुत कम है और करना बहुत कुछ है। कोरोना को लेकर व्यवस्थाएं भी उसी तरीके से तैयार करनी है और साथ ही साथ जब 14 तारीख को मकर संक्रांति के पर्व पर पहला स्नान होगा तो उसको लेकर के भी व्यवस्थाओं को देखना है। ऐसे में वक्त कम है, किस तरीके से अभी तैयारी है? अनुपम, जहां तक बात रही जो हरिद्वार में व्यवस्थाएं बनाने की, वहां पर प्रशासन और सरकार की तरफ से लगातार काम किया जा रहा है। लगभग 1 हफ्ते से जो कैबिनेट मंत्री और हरिद्वार से विधायक और शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक है, वो हरिद्वार में डटे हुए हैं ताकि काम कंप्लीट होता है वक्त पर। लेकिन अब 14 से 15 दिन का वक्त है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व स्नान होना है और ये पर्व स्नान कहीं ना कहीं एक टेस्टिंग होगा कि किस तरीके की व्यवस्थाएं अभी हैं। दूसरी बात यह कि अगले 10-12 दिन में किस तरह की स्थितियां रहती है, कोरोना के केसेस किस तरीके से हरिद्वार में रहते हैं, उस स्थिति को देखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल दीपांकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। दीपांकर भट्ट हमारे संवाददाता विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अब बात करते हैं कोरोना अपडेट की। मंगलवार को प्रदेश में कोरोना के 317 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में कोरोना से 6 लोगों की मौत हो गई है। कल देहरादून में 128 और नैनीताल में 48 नए केस सामने आए हैं। वहीं अगर कुल आंकड़ों की बात करें तो उत्तराखंड में कोरोना के अब तक 90,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं, जहां डॉक्टर्स की टीम उनकी सेहत की निगरानी कर रही है। हालांकि सीएम का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक बताया जा रहा है। आपको बता दें कि 18 दिसंबर को कोरोना संक्रमित होने के बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत होम आइसोलेशन में थे, लेकिन बुखार की शिकायत के बाद पहले उन्हें दून अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिर डॉक्टर्स की सलाह पर उन्हें एहतियातन दिल्ली एम्स में सोमवार को भर्ती कराया गया। उत्तराखंड सदन के डॉक्टर प्रसून शरण और मुख्यमंत्री के फिजिशियन डॉक्टर एनएस बिष्ट ने बताया कि मुख्यमंत्री जी को हल्की खांसी के अलावा अब और कोई लक्षण नहीं है। उन्हें एंटीबायोटिक और एंटीवायरल दवाएं दी जा रही हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सेहत में सुधार के लिए बद्रीपुर में अखंड रामायण का पाठ हुआ। इसमें सीएम के ओएसडी जगदीश चंद्र खुलबे समेत कई लोग शामिल हुए। जिससे खुलबे ने कहा कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की सेहत में सुधार हो रहा है और वो जल्द स्वस्थ होंगे।
मुख्यमंत्री के जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर रुड़की के पिरान कलियर में बीजेपी नेता शादाब शम्स और विधायक देशराज कर्णवाल पहुंचे और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की और दरगाह पर चादर पोशी की। पूरे मुल्क में अलग अलग जगहों पे सूबे के अलग अलग शोबे में हर मजहब के लोग अपने अपने मुख्यमंत्री के लिए दुआएं कर रहे हैं। तो हमारा हक बनता है कि हम साबिर पाक की दरगाह पे आके, जहां दुनिया के तमाम लोग अपने लिए मांगने आते हैं, हम भी हाथ फैला के वहां मांगे। आगे बढ़ते हैं। मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि कांग्रेस अगले चुनाव में नंबर 3 बनकर रह जाएगी। हालांकि धन सिंह और बीजेपी के पास नंबर 2 पार्टी का जवाब नहीं है। वहीं कांग्रेस उत्तराखंड के इतिहास को याद दिला रही है। राज्य मंत्री धन सिंह रावत को संघ, संगठन और सरकार का मंझा हुआ नेता माना जाता है, लेकिन कांग्रेस पर दिए बयान पर अब सियासत शुरू हो गई है। दरअसल धन सिंह रावत ने बातों ही बातों में बयान दिया कि कांग्रेस उत्तराखंड में तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह जाएगी। हालांकि दूसरे नंबर की पार्टी के सवाल पर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। देश में कांग्रेस सबसे खराब दौर में गुजर रही है और धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी का व्याप्त अब हर प्रदेशों में कम होता जा रहा है। कहीं तो चौथे स्थान पे चले गए, कहीं 5वें स्थान पे चले गए और मुझे ये खतरा है कि उत्तराखंड में भी कांग्रेस कहीं ऐसा न हो कि तीसरे स्थान पे चले जाए। वहीं बीजेपी संगठन का कहना है कि उनके मुकाबले में कोई नहीं टिकता, जबकि कांग्रेस ने मंत्री जी के बयान पर धन सिंह रावत को उत्तराखंड का इतिहास याद दिलाया। रेटिंग करना और ये ग्रेडेशन लिस्ट तैयार करना हमारे चिंता का कारण नहीं हो सकता। लिहाजा जो है दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 8वें, 10वें के लिए जिनको आपस में लड़ना होगा लड़ते रहेंगे। मुकाबला जो तीसरे, चौथे और पहले नंबर की ये बात कर रहे हैं, सीधा स्पष्ट। और मैं धन सिंह जी से भी कहना चाहता हूं कि धन सिंह जी, ये जीतने के बाद इतना गरूर मत कीजिए कि आप पराजित नहीं हो सकते हैं। उत्तराखंड में 20 साल से राजनीतिक मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच रहा है, लेकिन कांग्रेस को नंबर 3 बताकर राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने ये सवाल जरूर खड़ा कर दिया कि नंबर 2 पर आखिर कौन सी पार्टी है जो अगले चुनाव में बीजेपी से पीछे और कांग्रेस से आगे रहेगी। न्यूज 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड ने साल 2021-2022 में उत्तराखंड को करीब 27,000 करोड़ के लोन का टारगेट रखा है, जबकि साल 2020-2021 का टारगेट 24,000 करोड़ रहा। इस सेमिनार में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल और सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत भी शामिल हुए। कृषि मंत्री ने कहा कि खेती और गांव के विकास में नाबार्ड का बड़ा काम है और उत्तराखंड में भी नाबार्ड के सहयोग से तमाम स्कीम चल रही हैं। इसका सीधा फायदा किसानों और आम लोगों को हुआ है। इतना ही नहीं, टिहरी जिले में डोबरा चांठी पुल में भी नाबार्ड का सहयोग रहा। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के लिए पैसे लेने की आवश्यकता है, ताकि किसान की आय को दुगना करने की जो एक संकल्प है भारत सरकार का, उसको हम पूरा कर सकें। तो अभी हम लोग चाह रहे हैं कि जो हमारे रूरल हार्ट्स हैं, रूरल हार्ट पे भी हम फोकस करें ताकि मिडिल मैन गायब हो और किसान सीधे सीधे मार्केट से जुड़े। देहरादून से खबर है, दान सिंह रावत कोऑपरेटिव बैंक की नेशनल फेडरेशन के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। फिलहाल दान सिंह रावत उत्तराखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष हैं। मुंबई में कोऑपरेटिव बैंक की नेशनल फेडरेशन का चुनाव हुआ, जिसमें उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं उपाध्यक्ष बनने के बाद दान सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में बैंकिंग सुविधाओं को और बेहतर बनाएंगे। कोरोना काल में स्कूल में पढ़ाई नहीं होने की वजह से सरकार ने स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां खत्म कर दी हैं। शिक्षा मंत्री ने बताया कि बच्चों के हित को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। वहीं स्कूलों में अब भी कोरोना की वजह से छात्र स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं। इसे लेकर टीचर्स का कहना है कि ऐसे समय में ऑनलाइन क्लास कराना ही सही विकल्प है और जब बच्चे ही स्कूल बहुत कम संख्या में पहुंच रहे हैं, ऐसे में टीचर्स को स्कूल आने का क्या मतलब है। कक्षा 10 और 12 की कक्षाएं शुरू हुई, लेकिन 2 महीने से हम देख रहे हैं कि बच्चे बिल्कुल ना के बराबर आ रहे हैं। जैसे हाई स्कूल में हमारे यहाँ 85 बच्चे हैं, उसमें से 4, 6, 8, 10 से ज़्यादा बच्चे आज तक नहीं आए। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड पुलिस को शाहरुख, सलमान और सैफ अली की तलाश है और राज्य पुलिस के रिकॉर्ड में लंबे समय से फरार हैं। अब तो इन पर इनाम बढ़ाने की भी तैयारी है।
उत्तराखंड यूं तो शांत प्रदेश माना जाता है, लेकिन यहाँ कुख्यात बदमाशों की भी लंबी लिस्ट है और अब इन हिस्ट्री शीटर्स पर नकेल कसने की तैयारी है। निशाने पर शाहरुख, सलमान और सैफ अली भी हैं। लंबे समय से फरार सैफ, सलमान और शाहरुख पर अब 20,000 का इनाम बढ़ाने की तैयारी है। कुख्यात सुरेश शर्मा पिछले 20 साल से फरार है और उस पर 1 लाख का इनाम है। अब इन सब की धरपकड़ तेज करने की तैयारी हो गई है। देखिए, हमने पूरा अभियान चलाया आते ही कि जितने भी वांछित अभियुक्त हैं और जितने भी इनामी अभियुक्त हैं, सबके विरुद्ध जिला पुलिस, थाना पुलिस, एसओजी और एसटीएफ जो है धरपकड़ का अभियान चलाए और उसमें काफ़ी गति आई है। काफ़ी लोग अरेस्ट भी हुए हैं, काफ़ी इनामियों पे भी कार्रवाई हुई है। इस अभियान को जारी रखेंगे हम, किसी भी हालत में वांटेड और इनामी लोगों को छोड़ेंगे नहीं। उत्तराखंड में अभी 200 से ज्यादा कुख्यात इनामी बदमाश हैं। सबसे ज्यादा हरिद्वार में 72 इनामी हिस्ट्री शीटर्स हैं। वहीं उत्तरकाशी जिले में एक भी इनामी बदमाश नहीं है। अब पुलिस ने टारगेट तय कर लिया है और हर साल कम से कम 50 इनामी बदमाश पकड़े जाएंगे। विविध जो है वो यादियाँ तैयार की गई है, टॉप 5, टॉप 10, टॉप 20 राज्य के, और जो है जिसमें कुछ रिवाइज्ड भी की जा रही है कुछ यादियाँ, जिसमें कुछ बड़े अपराधियों के नाम उसमें और जो छूट गए उसमें शामिल किए जा रहे हैं। और भविष्य में जो है वो इनाम की राशि में भी कुछ तब्दीली की जा सकती है। उत्तराखंड पुलिस राज्य को खौफ मुक्त करने की कोशिश में है और इसी के लिए इनामी बदमाशों को पकड़ने का टारगेट सेट किया जा रहा है। उम्मीद है कि खाकी को जल्द ही कामयाबी मिलेगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। राजाजी पार्क के कुनाऊ गांव में मुनी चिदानंद और पीडी शर्मा के 135 बीघा जमीन पर कब्जे के मामले में सरकार ने नई कमेटी बना दी है। हाईकोर्ट में दाखिल जवाब में सरकार ने कहा कि इसके लिए जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। हाईकोर्ट ने शनिवार को सरकार से इसके जवाब के बाद आदेश दिया कि 2 हफ्तों के भीतर जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करे और बताए कितने लोग वैध तरीके से रह रहे हैं और कितने अवैध तरीके से। राजाजी टाइगर रिजर्व से गायब T1 बाघिन से जुड़ी खबर यहां पर है, जहां पार्क के डिप्टी डायरेक्टर की चिट्ठी से मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। डिप्टी डायरेक्टर ने कहा है कि T1 का गायब होना बाघ संरक्षण की दृष्टि से चिंताजनक है। न्यूज़ 18 के पास इस लेटर की एक्सक्लूसिव कॉपी मौजूद है। चिट्ठी में बाघिन के पगमार्क मिलने की खबर को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं और कहा गया कि जब 24-25 नवंबर को 2 जगह पगमार्क देखे जाने की बात कही गई तो पगमार्क का प्लास्टर कास्ट क्यों नहीं लिया गया। साथ ही डिप्टी डायरेक्टर ने वार्डन को डायरेक्टर की अनुमति लेकर बाघिन पर 25,000 का इनाम रखने की भी सलाह दी है। जो कोई भी लापता बाघिन से संबंधित सूचना देगा उसे 25,000 का इनाम दिया जाएगा। श्रीनगर गढ़वाल स्थित अपर भक्तियाना में एक मोटर वर्कशॉप में अचानक आग लग गई। आग में 10 लाख से ज्यादा का सामान जलकर राख हो गया। वर्कशॉप में रखे टायरों और लुब्रिकेंट्स की वजह से आग तेजी से फैली। गनीमत यह रही कि वर्कशॉप के दूसरे हिस्से में सोए 3 लोगों को समय रहते निकाल लिया गया। साथ ही पास की घनी बस्ती से पहले ही आग पर काबू पा लिया गया। आग की वजह शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। स्वागत है। ब्रेक के बाद चक्राता में हुई बर्फबारी का मजा लेने के लिए पर्यटकों का चक्राता पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। वे चक्राता के साथ साथ लोखंडी, खंडवा, देवबन, बुधेर घाटी समेत उन स्थानों का रुख कर रहे हैं जहां पर जमकर बर्फ गिरी है। पर्यटकों का कहना है कि भले ही मौसम सर्द है लेकिन सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। हम यहाँ लोखंडी में रुके हुए हैं और बर्फबारी में बहुत मज़ा आ रहा है। उम्मीद है कि हम यहाँ न्यू ईयर तक रुकेंगे और मौसम की मेहरबानी हुई तो और बर्फ़ गिरेगी। यहाँ पे जितने लोग रुके हुए हैं ठंड में काफ़ी मज़े कर रहे हैं, तो अच्छा मौसम है काफ़ी। उत्तरकाशी में बर्फबारी के चलते ठंड काफ़ी बढ़ गई है और लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं अर्शिल घाटी में तापमान में भारी गिरावट के कारण पेड़ों पर पानी भी बर्फ के रूप में जम गया है और गंगोत्री धाम में गंगा भागीरथी का जल भी जमने लगा है। स्थानीय लोगों की माने तो इस साल अधिक ठंड पड़ रही है। विकासनगर में बर्फबारी से बड़ी ठंड से बचाव के लिए नगर पालिका चौक चौराहों सहित 11 जगहों पर अलाव का इंतजाम करा रही है, जो स्थानीय लोगों के साथ ही राहगीरों के लिए काफी फायदेमंद है। इसके साथ ही नगर पालिका बेसहारा लोगों के लिए रैन बसेरे की भी व्यवस्था कर रही है। आगे बढ़ रहे हैं। पिथौरागढ़ में सर्दियों के सीजन से निपटने की तैयारियां काफी तेज हो गई हैं। प्रशासन ने जहां बॉर्डर के इलाकों के लिए जरूरी सामान इकट्ठा कर लिया है, वहीं निचले क्षेत्रों में मौसम से सितम से निपटने का प्लान
तैयार कर लिया गया है। पिथौरागढ़ के लिए शायद ही कोई सर्दी हो जिसने कहर न ढाया हो। सर्दियों में होने वाली भारी बर्फबारी से रास्तों के साथ आम जनजीवन ठप होना आम बात है, लेकिन इस बार प्रशासन ने सर्दी के सितम को मात देने का मन बना लिया है। प्रशासन ने बर्फबारी के दौरान बंद होने वाले रास्तों को खोलने के लिए स्नो कटर के साथ ही कर्मचारियों की टीमों की तैनाती कर दी है। यही नहीं, BRO, PWD और PMGSY को खुद के कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। कर्मचारियों की लिस्ट तक बना ली गई है। वहाँ पर स्नो कटर मशीन्स और स्नो हटाने के लिए कार्मिक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हमने सूचित कर दिया गया है। सभी स्थानों की जो उपकरण की सूची है और कार्मिकों की सूची है वो भी हमने उपलब्ध कराने के निर्देश दिया हुआ है। उसमें PWD, PMGSY और जो ग्रेफ के कर्मचारी उनसे हम सूची प्राप्त कर रहे हैं। जिले के सभी नगरीय इलाकों में अलाव जलाने के इंतजाम के साथ ही रैन बसेरों को भी तैयार कर लिया गया है। यही नहीं, उच्च हिमालयी इलाकों में मार्च तक का गेहूं, चावल, दाल के साथ ही अन्य जरूरी सामान भी इकट्ठा किया गया है, जबकि कुछ इलाकों में मई तक का जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है। जिले की दारमा, ब्यास, मिलन घाटियां पूरे 6 महीने सफेद चादर में लिपटी रहती हैं, जिस कारण यहाँ का संपर्क शेष दुनिया से पूरी तरह से कटा रहता है। सरकारी तंत्र ने सर्दियों के सितम को मात देने का प्लान तो पूरी तरह से तैयार कर लिया है, लेकिन ये प्लान जमीन में कितना खरा उतरता है, ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। बावजूद इसके उम्मीद है कि बीते सालों की कड़ाके की ठंड के अनुभव से सरकारी सिस्टम कुछ तो अलर्ट रहेगा और लोगों को इसका फायदा भी मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़, विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। अगर आप भी गंगा तट पर नए साल का स्वागत करना चाहते हैं तो ऋषिकेश आपके लिए बेहतरीन डेस्टिनेशन हो सकता है। देखिए रिपोर्ट। ऋषिकेश का गंगा तट एक बार फिर नए साल के स्वागत की पूरी तैयारी में जुट गए हैं। यहाँ के कई होटल, रिजॉर्ट, राफ्टिंग कैंप नए साल के जश्न के लिए तैयार हैं और कई आकर्षक पैकेज भी दे रहे हैं, जिसमें डीजे, डांस और आकर्षक खाने के साथ साथ ग्राहकों और पर्यटकों को खास तोहफा भी दिया जा रहा है। वह इस बार नए साल का जश्न मनाने वाले पर्यटकों के लिए बीच कैंपिंग, बंजी जंपिंग और रिवर राफ्टिंग के साथ साथ नौकायन और कई तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ उत्तराखंड में आया हूँ और पहला मेरा एक्सपीरियंस रहा ये राफ्टिंग का भी और ये हिल एरिया का भी, तो कुल मिला के वो बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। नए साल के स्वागत के लिए पर्यटक ऋषिकेश पहुंच रहे हैं और लहरों के रोमांच के खेल रिवर राफ्टिंग को पूरा एंजॉय कर रहे हैं। उनका ये अनुभव नए साल को और रोमांचक बना रहा है, जिसमें कैंपिंग में आपकी सारी मील्स वगैरह और राफ्टिंग 16 किलोमीटर की शिवपुरी से रामझूला तक दे रहे हैं। उसमें हमारा डीजे, बॉनफायर और रात में स्टे, वेज नॉन वेज मील्स रहेगी और बाकी एक्टिविटीज़ कैंप की रहती हैं, जैसे ट्रैकिंग हो गई, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह और भी रखेंगे। रुद्रप्रयाग में विधायक भरत चौधरी ने युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। युवा महोत्सव में जिले के तीनों ब्लॉक जखोली, अगस्त्यमुनि और उखीमठ से आई सांस्कृतिक टीमों ने लोकगीतों, लोकनृत्य और एकल कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया। जिले में बेहतर प्रदर्शन करने वाली टीम को राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के लिए चुना जाएगा और टीम को रवाना किया जाएगा। यहाँ पर प्रथम आएगी लोकगीत, लोक नृत्य में। वो राज्य स्तर पर 1 तारीख को जो है भाग लेगी और 31 तारीख को हमारी ये टीम यहाँ से रुद्रप्रयाग जनपद की जो है राज्य स्तर के लिए जो है चयनित होकर यहाँ से जो है प्रस्थान करेगी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जिप्सी सफारी के लिए 50 नई जिप्सियों का रजिस्ट्रेशन होना है, जिसके लिए EDC के माध्यम से आवेदन मांगे गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि इसके लिए केवल 5 दिन का समय मिल रहा है, जो नाकाफी है। ऐसे में उन्होंने कॉर्बेट निदेशक से मुलाकात की, जिस पर निदेशक द्वारा आश्वासन दिया गया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए खबरें जीनत सिद्दीकी के साथ। नमस्कार।